हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आपको आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं मैं। जिसको नहीं पता है, हम लोग यहां पे रागा की प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये आपका महा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे अपने 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आपके 30 मैथ, रीजनिंग और जीएस सारे के सारे सेक्शंस रहेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और मेरे साथ सारे के सारे सवालों को हल करते चलना और एंड में बताना कमेंट में कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं इससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे हम लोग अपना मैथ का सेक्शन। मैथ में यहाँ पे हमारे टोटल रहेंगे 7 से 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसको हमें देखते ही अलग सा मतलब बनाने के इच्छुक हो जाएंगे आप लोग। तो देखिए, 3.2 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.2 और माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। तो इसका जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए, इसमें एक फार्मूला लग रहा है। एक तो ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ये लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब पहले स्टेप को लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, प्लस 2 इंटू 3.2 और इंटू कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी सेक्शन रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो बीच में माइनस लगा है तो इस वजह से ये हो जाएगा, एक तो माइनस का 3.2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का ही हो जाएगा कितना 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला चला जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे इसके फॉर्मूला में -2a भी आता है तो इस माइनस की वजह से वो +2a भी हो जाएगा। तो मतलब +2 इंटू 3.2 इंटू कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो मतलब अब ये 2 बार हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बची, तो बस हमारे पास ये बचा है 2 और हमने 2 को कॉमन ले लिया और क्या बचा है हमारे पास 3.2 इंटू 2.5। तो ये हमारे पास इक्वेशन बची है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.0 करके कुछ 8.00 मान के चलो। ठीक है, तो और उसके बाद जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 यहाँ पे यहाँ पे 8.20 यहाँ पे था और 8 पॉइंट यहाँ पे था। तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 और 8 16 और 16 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32 जो है वो इसका फर्स्ट किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में छेद होने के कारण टंकी 16 घंटे में भरती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो एक पाइप को मान लो आप ए पाइप है, वो 12 घंटे में भर रहा है। उसके बाद अगर टंकी में छेद है तो टंकी में छेद होगा तो वो माइनस करेगा, मतलब पानी को बाहर निकालेगा। तो ए माइनस बी कितना है, तो 16 घंटे में भर रही है टोटल टंकी। तो ठीक है, इसका अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब क्षमता निकालते हैं कि कितना भर सकता है और कितना खाली कर सकता है। तो 12 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 चौके 48 और 16 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 16 × 48। मतलब ये 4 भर सकता है और ये दोनों जब भर रहे हैं मिलके तो कितना भर रहा है 3। मतलब तो जो ए अकेला काम कर रहा है तब उसको 4 कर ले रहा है और जो ए और बी कर रहे हैं तो 3 ही कर पा रहे हैं। तो मतलब ए खाली कर रहा है ना, बी खाली कर रहा है, तो बी कितना खाली कर रहा है, बी कर रहा है 1 खाली। ठीक है, बी बराबर 1 हो जाएगा बी की क्षमता। अब हमसे पूछ रहे हैं जो यदि टंकी पूरी भरी हुई है, मतलब जो 48 लीटर की टंकी है कोई आपकी पूरी भरी हुई है, अब उसको खाली करने के लिए जो छेद लगा है उसको खाली करने के लिए कितना समय लेगा, कितने घंटे का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की क्षमता कितनी है 1 है, बी 1 घंटे में 1 कर पाएगा तो 48 घंटों में 48, मतलब 48 यहाँ पे टाइम लगने वाला है इसको। तो 48 जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, बिल्कुल आप मान के चलें। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे कि 5 रूट 5 सेंटीमीटर 10 रूट 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमें
कैसे पहचाने कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये हमें सबसे पहले हमें ये देखिए समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे है तो वो हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने मान लिया इसको, ये है अपनी कितनी 5√5 है, ठीक है। तो जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 15 आना चाहिए यहाँ पे। अगर 15 आ जाएगा तो मतलब हमारा जो है ना, मतलब जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल है वो बन जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। उसके बाद अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और उसके बाद √5 का तो 5। तो जब इसको जब ऐड करेंगे तो 25 पंजे 125 और प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 225। और 225 का अंडर रूट निकालते हैं तो 15 ही आएगा। मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि बेस इनटू हाइट। अब बेस या हाइट कुछ भी मान सकते हो इन दोनों में से। तो 10 को मान लिए यहाँ पे और 5√5, ठीक है। अब इसको बस डिवाइड करना है तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। तो 25√5 जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है बिल्कुल। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 20% की छूट पर कितना है उपलब्ध है। तो मतलब जैसे कोई आप लोग MRP पे वस्तु की MRP कितनी है 8,000 रुपये, उस पर 20% की छूट है। मतलब उसको 20% की छूट है, कितने पे बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। तो बस उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो 8,000 का 80% कितना होगा, तो 8,000 का 80% होगा 6400 रुपये। मतलब उसको 6400 रुपये में बेच रहे हैं पहले तो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार है, ग्राहक को अतिरिक्त छूट और देता है तथा वस्तु को 5,440 रुपये में बेचता है। मतलब देखिए जैसे उसने एक और छूट दे दी और उसको कितने की में चीज़ बेच दी, तो उसने बेच दी है उसको कितने में 5,440 में। तो मतलब जो है ना 5,440 में जब बेची है उसे, तो मतलब यहाँ से और यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 900 का डिफरेंस आया, 960 का। यहाँ पे जब 5,440 को जब इसमें से घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आएगा 9। तो जब इसमें जब हमने देखा तो 960 का डिफरेंस आया। मतलब 960 रुपये में कम में दे दिए उसने और 6400 पे। तो 6400 पे जब इसका परसेंट निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलता है परसेंट, तो 960 रुपये थे, 960 रुपये कम करे उसने और कितने पे करे, तो 6400 पे करे इंटू 100। तो बस इस प्रकार से है ना, जो है ना उसकी जो छूट है वो आ जाएगी सेकंड नंबर वाली। तो कितने की ये जब यहाँ से इसको काटा तो यहाँ पे ये ऐसे गया और 8 अट्ठे 64 होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 और यहाँ पे जाएगा कितने बार, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। मतलब 15% की उसने और छूट दी थी। तो 15% की छूट ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि यदि ए का 4.5 बराबर बी का 6.5 है तो इनका रेशियो ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ए का कितना है 4.5 बराबर कितना है बी के कितने 6.5 के 6.5, बी के 6.5 के बराबर। तो बस कुछ नहीं करेंगे तो बी के 6.5। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर करके देखता हूँ। तो बी के 6.5 थोड़ा सा मैं बी के 6.5 के बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब ए बटे बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए बटे बी निकालने के लिए 6.5 तो इधर ही रहेगा, जो अपना 4.5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 4.5, ठीक है। अब इस ये पॉइंट से पॉइंट चले गए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 9 बार, 5 से जब डिवाइड किया तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15। तो इनका रेशियो कितना आया, ए रेशियो बी आया 13 रेशियो कितना 13:9। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक कक्षा का औसत भार 36 किलोग्राम है। यदि 15 किलोग्राम भार वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो नया औसत भार 33 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हमें टोटल जो है ना अपने स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी कि कितने छात्र हैं।
तो सबसे पहले जैसे देखिए आप लोग मान के चलो, जैसे कक्षा में हैं x छात्र, तो इनका जो टोटल वेट होगा कितना होगा 36x, यानी कि गुणा कर देते हैं ना औसत का, अगर हम संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल योग आ जाता है उनका। तो उनका योग हो गया मतलब उनका छात्रों का योग कितना हो गया 36x, ठीक है। औसत भार जो वेट है छात्रों का वो यहाँ पे 36x हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक 15 किलोग्राम का छात्र और बढ़ा देते हैं। तो जैसे 15 किलोग्राम का छात्र बढ़ गया तो x प्लस 1 एक छात्र और बढ़ गया। अब ये कितने का था, इसका औसत भार हो गया 33। उसमें से अगर 15 घटा देंगे तो 15 घटा देंगे तो ये और ये बराबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जैसे आप लोग जैसे मान के चलो यहाँ पे 36x है, उसके बाद यहाँ पर भी एक छात्र है बढ़ गया, उसका औसत भार कितना हो गया 33 किलोग्राम। इसमें से अगर 15 घटा देंगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा बराबर। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 36x बराबर कितने के हो जाएगा, तो 33x माइनस 33 प्लस 33 सॉरी, और उसके बाद माइनस 15। तो बस इसमें 36 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, तो 36 में से 33 जब घटाएंगे तो हम यहाँ पे बचने वाला है 3x बराबर, और यहाँ पे 33 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, तो 33 में से 15 जब घटाएंगे तो 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 6। मतलब 6 ऐसे छात्र थे जो आपके क्लास में टोटल छात्र हैं। तो छात्रों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अपने पास, और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी एक स्थान पर जाता है और एक भिन्न गति से, मतलब कोई अलग गति से वापस लौटता है। तो मतलब उसने दूरी तो सेम ही तय की होगी, और यदि औसत गति उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय उसकी गति क्या है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, जब अब आपको पता होगा कि औसत गति का फार्मूला क्या होता है, तो 2x बाई बटे x प्लस वाई। तो 2x वाई, यहाँ पे हमें किसका मान पता है, एक गति पता है हमें। जैसे मान के चलो हमने x की गति पता है, तो देखिए 2 इंटू 50 और y की हमें निकालनी है, तो y बटे 50 प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल गति कितनी दी गई है हमें, 75 दी गई, तो इस इक्वल टू में 75 रखेंगे। उसके बाद आप देखिए 25 दिए 75 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 दूनी 100 और प्लस 50 दूनी 100, 3 है इधर 3 है तो कितना आएगा 150। तो 50 दिए 150 और इधर जब इसका मल्टीप्लाई हुआ 3 तो प्लस 3 तो जो बाई का मान है, एक बाई का मान कितना आ जाएगा 150। तो बाई का मान आ गया 150, यानी कि जो सेकंड उसकी गति थी जब वो लौट के आया तो उसकी गति कितनी थी 150 किलोमीटर प्रति घंटे। 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पे अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एम एन का बेटा है, ओ एन के पिता हैं, पी एम का पिता है, एन पी से किससे संबंधित है, एन पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहली इक्वेशन को पढ़ना होगा और उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा अपना चित्र। तो एम एन का बेटा है ना, एम बेटा है किसका, एन का, तो एन यहाँ पे रहेगा और एम है बेटा। उसके बाद कह रहे हैं कि ओ एन का पिता है, एन का पिता है ओ, एन का पिता है ओ, ठीक है। जो है मैन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और जो वोमेन होगी वो इसको हम इससे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पी एम का पिता है, पी एम का पिता है, तो देखिए ओ तो यहाँ पे अपना पी एम का पिता है, पी एम की तो यहाँ पे कुछ है, ये देखिए एम तो इसका भी लड़का है एन का, तो पी तो पिता हो गया, तो पी पिता हो गया तो ये मतलब माता हो जाएगी, तो ये लेडी हो गई। तो अब हमसे क्या बोल रहे हैं, एन पी से कैसे संबंधित है, तो एन पी की पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है आपको, ऑड वन आउट क्या कौन सा है। तो देखिए ऑड वन आउट जब हम देखेंगे तो ऑड वन आउट क्या रहने वाला है इसका, देखते हैं ऑड वन आउट क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने देखा इसमें 253, 473 और 633 और 143। जब इसको हमने गौर से देखा तो कितना आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको और इसको, तो 253 देखा हमने, तो 253 में जब 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा,
3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, मतलब बीच में लिखा है। उसके बाद 473 को देखा तो 4 और 3 कितना हो गया 7, जो कि बीच में लिखा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 1 4 3, 143 को देखा तो 1 और 3 होते हैं 4, बिल्कुल सही है ये वाला। तो मतलब जो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए ऑड हो जाएगा ये, क्योंकि 6 और 3 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था। इन्होंने लिखा कितना है 3 लिखा है, तो मतलब ये हो गया हमारा ऑड वन आउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, आप लोग बिल्कुल मान के चलें। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या बतानी है हमें, लुप्त अंक बताना है इसमें कि कौन सा है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाला। तो देखिए सीरीज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो आप लोग मान के चलें बिल्कुल 101%। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने 19 को किया है 38, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले। उसके बाद हमें यहाँ पे पता नहीं है कि क्या किया है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे 228 को जब हमने देखा 684, तो 228 से हम 684 किस प्रकार से बना सकते हैं। तो 228 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 और 2 तिया 6 और 2 8 और 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे 684 बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद अगर हम फिर से देखें तो इसमें जो अपना 684 है उसको 1368 कैसे लिखा है। तो 684 में यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 1368 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी इक्वेशन तैयार होकर आई, तो मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 2 का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3 का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद फिर से 2 का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद फिर से 3 का, मतलब इस प्रकार से हम चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने किया 2 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद फिर 2 का, फिर उसके बाद फिर से 3 का, फिर उसके बाद फिर 2 का। तो इस प्रकार से चल रही है हमारी सीरीज। तो देखिए 19 दूनी 38, यहाँ पे 2 का किया है मल्टीप्लाई, अब हमें 38 में 3 का करना पड़ेगा। तो 38 × 3, तो 8 ये होता है 24। उसके बाद यहाँ पर 2 हासिल और 2 कैरी आ जाएगी, 3 तरफ के 9 2 11, तो 114 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका है राइट आंसर बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है 101% मान के चलिए, क्योंकि आपके रीजनिंग में 14 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे के सारे चैप्टर्स ले लिए जाते हैं आपके। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बायोलॉजी को उन्होंने क्या लिखा है, तो लिख के देखते हैं हम पहले BIOLOG। तो बायोलॉजी को इन्होंने लिखा है YRLOLTB। तो देखिए यहाँ पर बी को लिखा है इन्होंने बाई, उसके बाद आई को लिखा है आर। देखिए अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी और उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि बी का अपोजिट होता है बाई, और आई का अपोजिट होता है आर, ओ का अपोजिट होता है एल, एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ का एल, और जी का टी, वाई का वी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, अपोजिट वर्ड ले लिए हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर ले लिए हैं। तो फिजिक्स को हम लिखेंगे तो PHYSICS। तो देखिए फिजिक्स का जब करेंगे कोड तो देखिए पी का होता है अपना के अपोजिट होता है पी का। तो देखिए हमारे कौन से ऑप्शन चलेगा, एक ऑप्शन चला गया खाली। उसके बाद अगर हमने लास्ट में देखा तो लास्ट में एस है, एस का अपोजिट है एच, तो एस का अपोजिट एच है, तो जो कि सारे ऑप्शन में है। उसके बाद एच का अपोजिट एस है। उसके बाद बी, बाई है, बाई का अपोजिट बी है, एस का अपोजिट एच है, आई का आर होगा, और सी का क्या होगा एक्स। तो KSBHRXH, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर है बिल्कुल बात, ठीक है, और कुछ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर से सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो हमने कहा है ना कि सीरीज से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब इसमें देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं कि क्या करा जा रहा है इसमें। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है 72। तो 6 यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 का किया है, यहाँ पे 2 का किया है, यहाँ पे इन्होंने 3 का किया है। सॉरी, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 3 होगा। तो मतलब इस प्रकार से सीरीज चल रही है, इसमें 2 3 2 3 2 3, इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है। तो 3 का जब 72 में मल्टीप्लाई करेंगे, 72 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तिये 21।
तो 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पी का अर्थ है गुणा से। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे जो है ना इक्वेशन को सॉल्व करना है बोर्ड मास के तरीके से, बहुत ही आसान होता है। बस क्या करना है कि आप लोग गलत मत लगाना इसमें। तो देखिए 13 है, उसके बाद पी का अर्थ है गुणा, तो पी का अर्थ गुणा हो गया और यहाँ पे 3 है। उसके बाद ए का अर्थ है प्लस और 11, बाई यहाँ पे दे रहे हैं, बाई का अर्थ माइनस से है और 26 यहाँ पे है। और पी फिर से दे दिया, तो यहाँ पे गुणा करेंगे फिर से किससे, 6 से। उसके बाद डब्लू दे दिया है, तो डब्लू यहाँ पे है डिवाइड का मतलब, डब्लू का मतलब है डिवाइड, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है और 19। तो बस इस प्रकार से ये इक्वेशन बनी है। तो 13 तिया होता है 39, तो इसमें 39 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब इसको करेंगे प्लस, तो यहाँ पे जब 26 इंटू 6/13 आएगा, तो 26 का 13 से कट जाएगा 2 बार, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो 11 माइनस 12 प्लस 19। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 19 और 11 कितना हो जाएगा, 19 11 हो जाएगा 30, और 30 और 39 हो जाएगा 69। तो 69 में से 12 जाएगा, तो 69 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 57 है, जो कि हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, ऑड वन आउट बताना है, विषम योग ज्ञात करें। तो ऑड वन आउट बताना है, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। देखिए वृत्ताकार वृत्त से संबंधित है जिस प्रकार से, आयताकार आयत से संबंधित है जिस प्रकार से, विकर्ण वर्ग से संबंधित है, और रेखीय रेखा। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा मतलब ऑड हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा विकर्ण और वर्ग। देखिए वर्ग होता है अपना कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसमें विकर्ण डाल दिया इन्होंने। लेकिन क्या कह रहे हैं, वृत्ताकार, कोई चीज़ सर्किल है और उसमें सर्किल बना रहे हैं, वृत्त के आकार की और वृत्त, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। आयताकार, रेक्टेंगल और आयत बिल्कुल सही है ये। रेखीय और रेखा ये भी बिल्कुल सही, लेकिन विकर्ण और वर्ग का कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अपना, इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है, लेकिन इसके आधार पर बताना है। रुक रुक कर और लगातार, ये दोनों हो गए एक दूसरे के अपोजिट। रुक रुक कर और लगातार ये दोनों हो गए एक दूसरे के अपोजिट। उस प्रकार से अगर अपोजिट वाले दिखें आपको तो ठीक है, और जो अपोजिट नहीं दिखे वो हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑड वन आउट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संबंध प्रदर्शित नहीं करता। जो संबंध प्रदर्शित करते हैं उनको तो हमें लेना है। तो देखिए रोना और हंसना ये दोनों अपोजिट हैं, ये भी सही है अपना। उस प्रकार से शांत और अशांत ये दोनों अपोजिट हैं, ये भी सही है। एकत्र करना, खर्च करना, आप लोग पैसे इकट्ठे करते हो और उसको खर्च कर देते हो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन समझदार और सभ्य ये दोनों हो गए क्या, अपोजिट नहीं है ये दोनों। ठीक है, सिमिलर वर्ड कह सकते हैं इसको, लेकिन अपोजिट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें हमें ब्लड और रिलेशन चैप्टर से दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है उसको पढ़ते जाएंगे हम, और इक्वेशन में अपना मान लगाते जाएंगे। तो जैसे ए प्लस बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का, तो पी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, पी पिता होगा क्यू का, तो पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद सेकंड जब हमने पढ़ा तो सेकंड इक्वेशन ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए भाई है पी का, तो क्यू स्टार आर यानी कि क्यू भाई है आर का। उसके बाद अगर हमने थर्ड स्टेप पढ़ा तो यहाँ पे है माइनस आर माइनस एस, तो आर माइनस एस का मतलब क्या होगा, आर माइनस एस का जो मतलब है ए बी की माता है, यानी कि आर माता है एस की, तो आर इज़ द मदर ऑफ एस, तो आर इज़ द मदर ऑफ एस, एस नीचे आएगा। एस का हमें अभी जेंडर पता नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, आपकी बहन का लड़का या लड़की, आप उसके मामा हुए ना, तो मामा ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर है, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल अगर आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाए कि मैटरनल अंकल मामा होता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जीके से आएंगे, आपके जीके से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बोल रहे हैं 3V ब्रोकर्स, बैंकर्स और बिजनेसमैन किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो विश्वव्यापी मंदी या फिर रूसी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति या फिर विश्व युद्ध। तो 4 से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और हमें बताना है कि किससे संबंधित है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर है विश्वव्यापी मंदी, महामंदी से संबंधित हैं 3B, यानी कि ब्रोकर्स, बैंकर्स और बिजनेसमैन्स। ठीक है, उसके बाद चलिए अब यहाँ पे हमसे एक और क्वेश्चन आ गया है अपना नेक्स्ट। इसमें बोल रहे हैं कि SEBI, सेबी से तात्पर्य है, यहाँ पे हमें सेबी का फुल फॉर्म बताना है। तो सेबी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब क्योंकि सेबी के यहाँ पे नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं कुछ ही महीनों पहले, तो उसको भी आप लोग याद कर लेना और कमेंट में बताना कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो जो सेबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है और उसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं का उससे उनके घटनाक्रम के सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला आंदोलन, फिर पूना समझौता, फिर कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होएगा जो ऑप्शन नंबर सी है वो। देखिए सबसे पहले हुआ था पूना समझौता, पूना समझौता सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन। फिर लास्ट में जो कैबिनेट मिशन आया था, तो वो लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसमें से एक पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था। तो लास्ट में हुआ था हमारा कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन खाली एक ही में लास्ट में दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और बोल रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हमने बात कर ली, अब लोकसभा के बारे में थोड़ी बात करें। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के या फिर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु रहनी चाहिए 30 और लोकसभा के लिए रहनी चाहिए 25। ठीक है, इनको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है और इसमें कह रहे हैं कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया। तो चंपारण से एक आंदोलन था, उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन था जो चंपारण है वर्तमान में बिहार में, वर्तमान में क्या तब भी बिहार में ही था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, सत्याग्रह जो आंदोलन था महात्मा गांधी ने शुरू किया था, कब किया था ये, तो 1917 में शुरू किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है और इसमें बोल रहे हैं कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो दक्षिण चीन सागर में आते हैं, दक्षिण चीन सागर में, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है टाइफून। अब देखिए एक होता है तूफान, एक बवंडर, एक ट्विस्टर। ट्विस्टर भी कहीं पे कहा जाता है, आप पढ़ के जाना कि कौन सा किसे कहा जाता है ट्विस्टर। ठीक है, तो टाइफून जो हो गया वो हो गया दक्षिण चीन सागर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है और इसमें कहा जा रहा है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने के क्या कारण है। तो झाग जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण होता है, तो अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण होता है सल्फोनिक अम्ल की कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आ चुकी है अब रीजनिंग के नॉन वर्बल क्वेश्चन से। तो रीजनिंग के यहाँ पे नॉन वर्बल क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कौन से 45 और 46 क्वेश्चन में कि ऑड वन आउट के बताइए। इसमें से सारे के सारे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑड वन आउट बताइए। तो देखिए सबसे पहला तो हमारा ट्राइंगल है, इसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद
अगर हम देखें यहाँ पर अपना, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। इसको भी 2, इसको भी 2। तो इससे हम अपना निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर हमने देखा कि ये इसमें छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो मतलब ये अब हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पे जब ट्राइंगल हमारा एक छोटा ट्राइंगल है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से है और कुछ उसके बाद और बन रहा है इस प्रकार से, तो मतलब जो हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है कि इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग छोटे बड़े भाग हो रहे हैं, और इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो रेक्टेंगल है उसको बराबर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, काट दिया है। तो इसका जो ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें इसमें बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा। तो ऑड वन आउट इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें ऑड वन आउट क्या होना चाहिए, इसमें ऑड वन आउट होना चाहिए ये वाला, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इसको ही घुमा दिया है, फिर इसको फिर से घुमा दिया। लेकिन इसमें तो यहाँ पे जो है ना, सारे के सारे जो गलत, मतलब ऑड वन आउट हो गया। और इसकी अगर हम वैसे भी गिने साइड से इसकी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 हैं सभी में, इनमें कितनी है, 6। तो इस वजह से और हो गया है ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली आकृति कौन सी आएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली आकृति बतानी है, तो बड़े ही अच्छे से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। बस आपको क्या करना है, इसको मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहला है स्टेप, और इसमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया है। तो पहली जैसे स्टेप थी अपनी कुछ इस प्रकार से, और इसमें अपना जो इस प्रकार से था। लेकिन जो उसने जो सेकंड स्टेप लाई, उसमें क्या किया इसने, जैसे अपना इधर की साइड कर दिया, और ये हो गया अपना इस प्रकार से नीचे। तो मतलब जो हमारा अब क्या बनने वाला है वो देखेंगे हम। तो जैसे हमारा ये चीज़ थी, ये वाला त्रिभुज, इसने क्लॉकवाइज घुमा है एक स्टेप 90 डिग्री। ये वाला तीर जो अपना है वो क्लॉकवाइज घुमा है 90 डिग्री और इस दिशा में दिखने लगा है। और ये वाला जो तीर था अपना लेफ़्ट साइड में जा रहा था, वो घुमा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और ये नीचे जाने लगा है। तो बस इस प्रकार से हम इसमें भी लगा देंगे अपना लॉजिक, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस लॉजिक लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए ये है हमारा ऊपर वाला तीर, और ये है हमारा नीचे वाला तीर, साइड वाला तीर। देखिए इस वाले को हमें घुमाना है क्लॉकवाइज, और इस वाले को घुमाना हमें एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये वाला तो हो जाएगा नीचे, और जब इसको घुमाएंगे तो क्या ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार वाला को ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी वाला है, सी वाला ऑप्शन है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे हो चुका है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन पूरा। उसके बाद यहाँ पे हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए सबसे पहले जो अपना ये वाला पोर्ट था, और उसके बाद ये एक डार्क शेडेड पोर्शन था इसके अंदर। अब उसमें सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, जो अपना डार्क शेडेड पोर्शन था उसके अंदर जो अपना सर्किल है उसको कर दिया है। तो मतलब जो अंदर की चीज़ थी बाहर आ गई है, और बाहर की चीज़ अंदर चली गई है। तो बस इससे हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए सर्कल है, इसके अंदर क्या है, सर्किल है। लेकिन सर्किल कैसा है, डार्क सर्किल है, तो डार्क ही रहने दो, और उसमें एक ऐसे बना दो अपना जो स्क्वायर है उसको। तो इस प्रकार से जो अपना कौन सा दिख रहा है, सर्कल के अंदर एक यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और है यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाला कि कौन सा जगह आएगी। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, एक त्रिभुज लिया है, उसके अंदर एक डार्क ब्लैंक पोर्शन छोड़ा है, मतलब ब्लैंक चतुर्भुज छोड़ा है। उसके बाद क्या किया है, जो अपना चतुर्भुज था उसको बाहर निकाल के उसके अंदर ट्राइंगल डाल दिया है, उसको डार्क कर दिया है। तो मतलब जो अंदर की चीज़ थी वो आ गई है बाहर, और बाहर की चीज़ चली गई है अंदर। तो बस इस प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। तो ये अपना सर्किल है, सर्किल के अंदर अपना बॉक्स है, तो बॉक्स को निकाल लिया हमने बाहर, और बाहर इसमें सर्किल को डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्रश्न में ऊपर 3 आकृतियाँ दी गई हैं, और चौथी के लिए एक रिक्त स्थान दिया गया है। समस्या आकृति में एक श्रृंखला है, इसमें सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ टाइप का क्वेश्चन है, और हमें नेक्स्ट आकृति बतानी है कि कौन सी आएगी।
तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए W था, W को इधर इन्होंने एक स्टेप खिसकाया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, W को फिर से एक स्टेप खिसकाया है और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसकी अगली स्टेप आएगी तो यहाँ पे आएगा, मतलब W आएगा अपना कॉर्नर पे। अब कॉर्नर पे W किस में है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो और कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं और भी लॉजिक जैसे बताऊँ इसमें कि W है जैसे, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप खिसकाया और यहाँ पे नई चीज़ बना दी। उसके बाद ये भी अपने एक स्टेप खिसका और यहाँ पे नई चीज़ आ गई। तो ये भी अपना, जब ये अपना स्टेप खिसकेगा तो मतलब वाई आएगा अपना इस कॉर्नर पे, एक्स आ जाएगा इस कॉर्नर पे और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। जो नई चीज़ आएगी वो यहाँ पे आएगी इस बार। तो इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।